हेलो दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी जेई को लेकर सर्वे की जो सीरीज चल रही थी उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, क्योंकि इस पे जुड़ने से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे क्विज के रूप में मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एससी जेई में आएंगे। तो मतलब जेई लेवल पे कहीं भी जेई के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपको MCQ क्वेश्चंस काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी जेई को लेकर हम जो टारगेट कर रहे हैं सर्वे को, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और व्हाट्सअप ग्रुप पर भी जुड़ जाइए, जहाँ पर हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। तो इससे पहले हम दोस्तों ट्रैवर्सिंग तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो चुकी थी, अब लेबलिंग की बात आती है। तो लेबलिंग क्या होती है? तो भूमि पर स्थित विभिन्न बिंदु यानी कि भूमि पर स्थित पॉइंट्स को किसी निर्देशित तल डेटम के से ऊंचाई अथवा गहराई ज्ञात करने की विधि को लेबलिंग कहते हैं। तो समझने की कोशिश करिए। तो कहा है कि लेबलिंग क्या होती है। मान लीजिए ये आपने कोई रेफरेंस पॉइंट डेटम लाइन मानी है, इससे ऊपर उसकी स्थिति या इसके नीचे यानी कि हाइट में या गहराई में उसकी स्थिति को ज्ञात करना, किसी भी पॉइंट की स्थिति को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? लेबलिंग कहलाता है। लेबलिंग द्वारा भूमि पर स्थित विभिन्न बिंदुओं के सापेक्ष उच्चता रिलेटिव हाइट ज्ञात की जाती है। लेबलिंग से तात्पर्य, तो मतलब लेबलिंग क्या है? भूमि पर स्थित विभिन्न बिंदुओं की सापेक्ष उच्चता यानी कि रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट का मतलब क्या होता है? ए पॉइंट बी पॉइंट के सापेक्ष में कितना ऊंचाई पर स्थित है, ए से बी कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये कहलाती है एक दूसरे बिंदु की सापेक्ष उच्चता यानी कि रिलेटिव हाइट। लेबलिंग द्वारा भूमि पर स्थित बिंदुओं के सापेक्ष उच्चता रिलेटिव हाइट ज्ञात की जाती है। लेबलिंग में सभी भी माप, जो भी माप लिए जाते हैं वो वर्टिकल प्लेन पर लिए जाते हैं। लेबलिंग में जो भी माप लिए जाते हैं वो वर्टिकल प्लेन पर लिए जाते हैं, वर्टिकल प्लेन पर लिए जाते हैं। तो लेबलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है? लेबलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए प्रिंसिपल को समझते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? लेबलिंग में एक लेवल इंस्ट्रूमेंट होगा, लेबलिंग में एक लेवल इंस्ट्रूमेंट होगा, इसके एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा स्थापित करेंगे। लेवल इंस्ट्रूमेंट से एक काल्पनिक हॉरिजेंटल लाइन स्थापित करेंगे, जिसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो जो भी लेबलिंग उपकरण होगा उस पर एक हॉरिजेंटल रेखा को हम काल्पनिक रूप से मानेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए ये आपका लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तो इसकी जो हॉरिजेंटल रेखा होगी इसको हम क्या बोल रहे हैं? लाइन ऑफ साइट। ए वाली रेखा को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो इस रेखा के संदर्भ में वांछित बिंदुओं की लेबलिंग स्टाफ द्वारा ऊर्ध्वाधर दूरी, गहराई, हाइट या डेप्थ मापी जाएगी। इस रेखा के संदर्भ में ये रेखा है, इसके संदर्भ में जो भी बिंदु होंगे लेबलिंग स्टाफ के द्वारा ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई या गहराई ज्ञात की जाएगी। ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊंचाई या गहराई मापी जाती है। तो लेबलिंग सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बिंदु पर स्टाफ रीडिंग अधिक आती है, मान लीजिए स्टाफ रीडिंग आपकी अधिक आई, पिछले वाले बिंदु से स्टाफ रीडिंग अधिक आई, तो इसका तात्पर्य है कि वह बिंदु कम स्टाफ रीडिंग वाले अन्य बिंदु से नीचे स्थित होगा, यानी कि नीचाई पर होगा। मतलब सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है? यदि किसी बिंदु पर स्टाफ रीडिंग अधिक होती है, मान लीजिए ये आपको एग्जाम्पल ए और बी, तो ये बी है, तो बी पर स्टाफ रीडिंग क्या है? बहुत अधिक। स्टाफ रीडिंग क्या है? बहुत अधिक है। और ए पर क्या है आपकी स्टाफ रीडिंग? कम। तो जो बी पॉइंट होगा वो क्या होगा? अन्य बिंदु से नीचा होगा, यानी कि वह बिंदु कम स्टाफ, कम रीडिंग वाले पॉइंट से क्या होगा? नीचे स्थित होगा। तो तात्पर्य यह निकला कि पूरा जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत ये कहता है कि अगर हाइट ऑफ यानी कि जो स्टाफ रीडिंग है अगर वो अधिक आएगी, स्टाफ रीडिंग अधिक आएगी, तो जो अन्य बिंदु से वो क्या है? नीचे स्थित होगा। कम वाले से क्या होगा? नीचे स्थित होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। ए पर रीडिंग जो आई उसको बोलते हैं 0.750 मीटर। ए पर जो रीडिंग आई, स्टाफ रीडिंग जो आई वो 0.750 मीटर, और बी पर जो स्टाफ रीडिंग आई वो आई 2.150 मीटर। ठीक, दोनों की ले ली, अर्थात हमने दोनों में अंतर निकाला, तो दोनों में अंतर कितना आया? 1.40 रिलेटिव हाइट पॉइंट, यानी कि जो अंतर है एक दूसरे के बीच, यानी कि 1.40
मीटर का है। कितने का है? 1.40 मीटर का है। 1.40 मीटर का है। तो अब देखते हैं, अर्थात क्या होगा, बी की रीडिंग क्या है? अधिक। तो बी क्या होगा? ए बिंदु से नीचे स्थित होगा, अर्थात बिंदु बी ए से 1.40 मीटर नीचे स्थित है। क्या है? ए से कितनी नीचे स्थित है? 1.40 मीटर स्थित है। अब इसी के रिस्पेक्ट में बी, बिंदु ए बी से, बिंदु ए जो है वो बी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होगा? 1.40 मीटर ऊंचा स्थित होगा। तो रिड्यूस लेवल इसी सिद्धांत से ज्ञात किए जाते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि लेवलिंग से तात्पर्य क्या है मात्र, और प्रिंसिपल क्या होता है। तो किसी बिंदु के डेटम के रिस्पेक्ट में ऊंचाई को ज्ञात करना या गहराई को ज्ञात करना, उसके रिस्पेक्ट में, उसी को हम कहते हैं लेवलिंग कहलाती है। ठीक, लेवलिंग का सिद्धांत है कि स्टाफ रीडिंग अधिक आएगी, अगर स्टाफ रीडिंग बढ़ती जाए तो वो बिंदु क्या है? अन्य बिंदु से नीचे स्थित होगा। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। मान लीजिए ए और बी था, बी की रीडिंग अधिक आई। बी की रीडिंग क्या आई? बी की रीडिंग आपकी अधिक आई। बी की रीडिंग अधिक आई। तो अधिक आने का मतलब क्या है? दोनों का अंतर निकाला, तो अर्थात बिंदु बी बिंदु ए से 1.40 मीटर नीचे स्थित होगा, बिंदु ए बी से 1.4 मीटर ऊपर स्थित होगा। रिड्यूस लेवल इसी सिद्धांत से ज्ञात किए जाते हैं, आरएल इसी सिद्धांत से ज्ञात किए जाते हैं। अब बेसिक टर्म की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं? बेसिक टर्म की बात करते हैं। लेवल सरफेस। तो लेवल सरफेस क्या होती है? समतल सतह या लेवल लाइन क्या होती है? ठीक, बेसिक टर्म्स के बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है लेवल सरफेस या लेवल लाइन क्या होती है। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह के जो पैरेलल होगी, पृथ्वी की सतह की एक पैरेलल लाइन खींच ली, तो क्या होता है? लेवल सरफेस क्या कहलाती है और लेवल लाइन क्या कहलाती है? समतल सतह पर एक ऐसी सतह, समतल सतह एक ऐसी सतह है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पृथ्वी के केंद्र से बराबर दूरी पर होता है। यानी कि पृथ्वी का केंद्र ये है, तो पृथ्वी के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होता है प्रत्येक बिंदु। तो मतलब एक ऐसी सतह है, एक ऐसी सतह है, समतल सतह, लेवल सरफेस एक ऐसी सतह है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पृथ्वी से केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होता है। यानी कि ये क्या होगी? त्रिज्या होगी सारी चीज़ की, बराबर ऊंचाई होगी, तो रेडियस मान सकते हैं। सभी बिंदुओं की उच्चता क्या होती है? यहाँ पे समान होती है, उसी को हम कहते हैं, या फिर देखो समझने की कोशिश करते हैं, पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी की जिस तरीके का आकार है उसी के आकार के समांतर जो सरफेस होगी उसी को हम लेवल सरफेस कहते हैं। लेवल सरफेस सदा पृथ्वी के मेन स्फेरिकल सरफेस के समांतर होगी। लेवल सरफेस किसे कहते हैं? जो पृथ्वी का आकार है, मेन स्फेरिकल सरफेस जो पृथ्वी का आकार होता है उसी के समांतर, उसी के, ये पृथ्वी का सरफेस है तो इसी के समांतर एक जो सरफेस बनेगी, यानी कि जो बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? लेवल सरफेस। क्या बोलेंगे? लेवल सरफेस। समतल सतह साहुल प्लम्ब लेखा के लंबवत होता है। तो याद रखेंगे जो लेवल सरफेस होती है वो प्लम लाइन के लंबवत होती है। देखिए प्लम लाइन कहाँ है? कहीं पर भी डालिए, सेंटर पे आएगी, तो ये प्लम लाइन कहलाती है, लंबवत होती है। लेवल लाइन क्या होती है? लेवल सरफेस पर स्थित सीधी रेखा, समतल रेखा लेवल लाइन कहलाती है। तो सीधी सीधी बात है, लेवल सरफेस पर स्थित सीधी रेखा को ही लेवल लाइन कहते हैं। लेवल लाइन प्लम लाइन के लंबवत होती है। लेवल लाइन भी क्या होगी? प्लम लाइन के लंबवत। तो अगर आपसे केवल नॉर्मल पूछा जाए कि लेवल सरफेस किसे कहा जाएगा, तो समझने की कोशिश करना कि पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह के पैरेलल जो उसके समांतर सरफेस होगी, जो सरफेस बनाएगी उसी को हम लेवल सरफेस करेंगे। और पृथ्वी के समांतर जो रेखा, लेवल सरफेस पर जो रेखा, सीधी रेखा बन रही होगी उसी को लेवल लाइन कहेंगे। या पृथ्वी के स्फेरिकल लाइन के मेन स्फेरिकल सरफेस के समांतर जो लाइन बन रही होगी उसी को हम लेवल लाइन कहते हैं। तो याद रखेंगे, चाहे लेवल सरफेस हो या लेवल लाइन, प्लम्ब लाइन के हमेशा कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल होते हैं। अब देखिए इसी में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगला, अब लेवल लाइन पर हमने इस पॉइंट पर स्पर्शी डाल दी, तो जब ये जो स्पर्शी डाली, ये जो होगी, यानी कि ये जो प्लेन बनेगा वो हॉरिजेंटल प्लेन होगा।
ये क्या बनेगा, हॉरिजेंटल प्लेन बनेगा, और इस पर जो लाइन होगी उसी को हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या होगी, हॉरिजेंटल प्लेन या हॉरिजेंटल लाइन किसे कहते हैं, लेवल सरफेस के किसी बिंदु पर स्पर्शज्या समतल टेंजेंशियल प्लेन खींच देते हैं, उसी को क्षैतिज समतल कहते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल। तो सीधी सीधी बात है, देखिए इसी चित्र से, लेवल सरफेस पर टेंजेंसी खींच दीजिए, जो सरफेस बना यानी कि टेंजेंसी खींच दीजिए, स्पर्शी जो खींची वो जो हुई उसी को हम कहते हैं हॉरिजेंटल सरफेस, उसी को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल सरफेस। उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर स्पर्शी डाली उसी पर साहुल रेखा के समकोण पर होगा। याद रखना, केवल जिस बिंदु पर स्पर्शी डाली उसी पर साहुल रेखा क्या होगी, एक दूसरे के 90 होगी, अदर अन्य बिंदुओं पर नहीं। तो जिस बिंदु पर स्पर्शी डाली जाएगी उसी बिंदु पर यहाँ पर प्लम्ब रेखा हॉरिजेंटल के लंबवत होगी। हॉरिजेंटल प्लेन पर सीधी रेखा को हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। लेवल लाइन के किसी भी बिंदु पर स्पर्शी डालने पर स्पर्श रेखा को हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। लेवल लाइन के किसी बिंदु पर स्पर्श डालने पर स्पर्श रेखा को ही हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे, 3 चीज़ें थीं, लेवल लाइन, प्लम्ब ऑफ लाइन और हॉरिजेंटल लाइन। तो अब जब पृथ्वी की सरफेस ये है उसी के समांतर खींची जाए तो लेवल लाइन कहते हैं, उसके लेवल लाइन पर स्पर्शी डाल दी जाए तो उसे हॉरिजेंटल कहते हैं, और जो प्लम्ब ऑफ लाइन तो आपको पता ही है वर्टिकल लाइन कहलाती है। तो जिस बिंदु पर स्पर्शी उसी बिंदु पर हॉरिजेंटल लाइन और प्लम्ब ऑफ लाइन वर्टिकल होंगे, नहीं तो अदर बिंदुओं पर नहीं। वैसे लेवल लाइन प्लम्ब लाइन के हर बिंदु पर आपकी लंबवत होगी। अब आता है आपका वर्टिकल प्लेन। अब क्या आता है आपका वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, तो ऊर्ध्वाधर समतल ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। लेवल सरफेस के किसी भी बिंदु पर लंबवत समतल को ही वर्टिकल प्लेन कहते हैं। लेवल सरफेस के, देखिए ये लेवल सरफेस है, लेवल सरफेस है, इसके कहीं भी डालना है तो ये जो सेंटर पे काटेगी ये हमेशा क्या होगा, लंबी आएगी। ये जो कभी भी कट करेगी तो कहाँ पे करेगी, लंबवत ही करेगी। तो याद रखेंगे, तो सीधी सीधी बात है कि लेवल सरफेस के किसी भी बिंदु पर, लेवल सरफेस के किसी बिंदु पर लंबवत समतल को ही वर्टिकल प्लेन कहते हैं। वर्टिकल लाइन वो लेवल लाइन के लंबवत होगी, वर्टिकल लाइन भी क्या होगी, लेवल लाइन के लंबवत होगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डेटम सरफेस किसे कहा जाता है या डेटम लाइन किसे कहते हैं। डेटम सरफेस या डेटम लाइन किसे कहते हैं, निर्देशित तल या आधार रेखा किसे कहते हैं। तो आपको ये पॉइंट थोड़ा सा याद कर लेना हिंदी में, इसे हम कहते हैं निर्देशित तल और इंग्लिश में कहते हैं डेटम सरफेस या डेटम लाइन। तो यह मानी गई एक काल्पनिक समतल सतह होती है या रेखा होती है जिसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं की एलिवेशन ज्ञात किए जाते हैं, उच्चता ज्ञात की जाती है, यानी कि वो ऊंचाई पर है या कहाँ पर है। यह मानी गई एक काल्पनिक समतल सतह या रेखा होती है, यह मानी गई एक काल्पनिक समतल सतह या रेखा होती है जिसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं की उच्चता ज्ञात की जाती है। तो डेटम सरफेस, उसी को हम डेटम सरफेस या डेटम लाइन कहते हैं। निर्देशित तल या आधार तल, यह मानी गई एक काल्पनिक समतल सतह या रेखा होती है जिसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं की उच्चता ज्ञात की जाती है। डेटम, अब डेटम जो होती है उसको हम क्या मानते हैं, मीन सी लेवल, मीन सी लेवल कहलाती है, MSL कहलाती है, MSL कहलाती है। तो जो डेटम सरफेस हम लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल। अज्यूम करते हैं कि मीन सी लेवल को ही हम डेटम कहते हैं। तो मीन सी लेवल जो पहले जब, यानी कि इंडिया पाकिस्तान एक ही था, यानी कि 1935 से पहले, 1947 से पहले, तो जब हम जो डेटम लेते थे वो कराची को MSL मान के हम पाकिस्तान के मानते थे। लेकिन अभी हम जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो अभी कहाँ लेता है, मुंबई का बॉम्बे हाई को लेता है, मुंबई का बॉम्बे हाई को मीन सी लेवल मानते हैं, ठीक, जहाँ पर मीन सी लेवल लेते, यानी कि मीन सी लेवल से, मीन सी लेवल ज्वार भाटों की सभी अवस्थाएं, ज्वार और भाटा आते हैं, समुद्र पर औसत तल के 19 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है। कितने वर्षों के आंकड़ों के आधार पर, 19 ईयर के आंकड़ों के आधार पर ज्वार भाटे जो होते हैं समुद्र में आते हो। ज्वार भाटे किसके कारण आते हैं ये आप लोग जानते हैं कि जो चंद्रमा होता है उसके आकर्षण बल और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी जो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं।
तो आपको ये पता ही होगा। तो डेटम होगी। तो डेटम का मेन मोटिव क्या है, मतलब एक ऐसी काल्पनिक सतह या रेखा जिसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं के एलिवेशन ज्ञात की जाए। जैसे मान लीजिए ये डेटम लाइन मानी, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने ए पॉइंट मापा, मान लीजिए देखिए ये रेफरेंस लाइन मानी, यहाँ पर स्टॉप रखा और हमने मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ से ए पॉइंट पर मापी, फिर बी की दूरी मापी, इसी तरीके से बी की ऊंचाई मापी, मान लीजिए नीचे होता चला जाएगा, फिर हमने सी की मापी। तो इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह रखा रहा है, तो कई सारी चीज़ों की लेके मान लेते जाते हैं और हम मेजर करते जाते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जिसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं की एलिवेशन ज्ञात की जाती है या उच्चता ज्ञात की जाती है उसे डेटम को हम MSL मान सकते हैं, मीन सी लेवल। जो मीन सी लेवल सर्वे ऑफ इंडिया है वो अभी मुंबई को मानता है, बॉम्बे हाई को। मीन सी लेवल जो लिया जाता है 19 वर्षों का औसत के आधार पर निकाला जाता है। अब आता है रिड्यूस लेवल, जिसे हम कहते हैं समानीत तल। रिड्यूस लेवल या समानीत तल क्या होता है, किसी निर्देशित तल डेटम से किसी बिंदु की ऊंचाई या गहराई, उस बिंदु को रिड्यूस लेवल कहलाती, उस बिंदु का समानीत तल कहलाता है, समानीत तल कहलाता है। निर्देशित तल डेटम से किसी बिंदु की, निर्देशित तल डेटम यानी कि MSL से किसी बिंदु की ऊंचाई या गहराई को ही उस बिंदु का हम RL कहते हैं। MSL से कितना ऊंचा है या गहरा है, मान लीजिए ए पॉइंट है और MSL मान लीजिए यहाँ पे है, तो MSL से ये किस पॉइंट कितना ऊंचा है ये चीज़ ज्ञात करना है। या मान लीजिए ये MSL है तो ये कितना गहरा है, यानी कि सीधी सीधी बात है ऊंचाई या गहराई मेजर करना। MSL के रिस्पेक्ट में उसकी ऊंचाई या गहराई ज्ञात करना ही ए पॉइंट का रिड्यूस लेवल कहलाएगा, यानी कि पर्टिकुलर RL, यानी कि उसकी स्थिति कहाँ पे है प्रति। तो डेटम जब पॉजिटिव होता है और डेटम जब ऊपर होता है तो पॉजिटिव, जब डेटम के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। इसे एलिवेशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एलिवेशन। देखिए 2 पॉइंट आते हैं, एलिवेशन और एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। एलिवेशन में डेटम के ऊपर एबव और बिलो जा सकते हैं, याद रखना डेटम जो है उसके ऊपर भी जा सकते हैं और बिलो भी जा सकते हैं, तो उसे जो पॉइंट कहते हैं उसे हम एलिवेशन कहते हैं। तो एलिवेशन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि आप पॉजिटिव भी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, नेगेटिव भी। जो एल्टीट्यूड होता है वो डेटम के हमेशा ऊपर होता है, एबव द डेटम, तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एल्टीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, एबव द डेटम होता है। तो याद रखना एल्टीट्यूड, एलिवेशन एल्टीट्यूड में डिफरेंस ये होता है। तो रिड्यूस लेवल आपको समझ में आ गया होगा। अब बेंचमार्क की बात करते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं, बेंचमार्क। अगला टॉपिक है बेंचमार्क, जिसे हम कहते हैं निर्देशित तल चिन्ह। तो बेंचमार्क क्या होते हैं, तो निर्देशित तल चिन्ह यानी कि बेंचमार्क ऐसे स्थायी बिंदु या निशानों को कहते हैं। मतलब बेंचमार्क क्या है, ऐसे स्थायी बिंदु या निशान को कहते हैं जिनकी एलिवेशन किसी डेटम से ज्ञात की जाती है, जिनकी एलिवेशन किसी डेटम से निर्धारित की जाती है। तो बेंचमार्क निर्देशित तल या चिन्ह ऐसे स्थायी बिंदु या निशान होते हैं। क्या होते हैं, बेंचमार्क ऐसे स्थायी बिंदु या निशान होते हैं जिनकी एलिवेशन किसी निर्देशित तल डेटम से ज्ञात की जाती है, यानी कि डेटम का मतलब मीन सी लेवल से ज्ञात की जाती है, MSL से ज्ञात की जाती है एलिवेशन, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बेंचमार्क। तो लेवलिंग का कार्य सदा बेंचमार्क से ही प्रारंभ होता अथवा बेंचमार्क पर समाप्त किया जाता है। यानी कि कभी लेवलिंग का कार्य बेंचमार्क से ही प्रारंभ होता है और बेंचमार्क पर आकर ही समाप्त किया जाता है। बेंचमार्क जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बेंचमार्क की बात करें तो GTS बेंचमार्क क्या होता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात आती है GTS बेंचमार्क। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। GTS का फुल फॉर्म ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे कहलाता है। GTS ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क कहलाता है। यह जो बेंचमार्क होता है इसको हम जो कहते हैं मानक स्थायी तल चिन्ह कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड परमानेंट बेंचमार्क होता है। ये क्या है, स्टैंडर्ड, तो याद रखना है ये परमानेंट अकेले नहीं है, स्टैंडर्ड परमानेंट बेंचमार्क होता है। परमानेंट बेंचमार्क अलग होता है। GTS बेंचमार्क ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क जो होता है वो मानक स्थायी तल चिन्ह है जो स्टैंडर्ड परमानेंट बेंचमार्क कहलाता है। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बड़ी परिशुद्धता के साथ मीन सी लेवल के संदर्भ में पूरे देश में उचित दूरियों पर स्थापित कर रखा है।
कर रखे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ने बड़ी परिशुद्धता के साथ, हाई प्रिसीजन के साथ मीन सी लेवल के संदर्भ में पूरे देश में उचित दूरियों पर स्थापित कर रखे हैं। मीन सी लेवल जो लिया जाता है वो बॉम्बे हाई से लिया जाता है। मीन सी लेवल जो हमारे प्रेजेंट टाइम में लिया जा रहा, बॉम्बे हाई से लिया जाता था, बॉम्बे से लिया जाता है। बनते कैसे हैं? कंक्रीट के पेडिस्टल यानी कि कंक्रीट की चौकी बनाते हैं, उस पर कांसे की प्लेट कसते हैं और उस पर इग्रेज कर देते हैं, इनग्रेव कर देते हैं यानी कि खुरच देते हैं, यानी कि उस पर लिख देते हैं, कांसे की प्लेट पर लिखे होते हैं। तो जीटीएस जो बेंचमार्क है वो करता कौन है? तो सबसे पहले यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जीटीएस बेंचमार्क करता कौन है? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ से आपका एक ही क्वेश्चन, मीन सी लेवल जो लिया जाता है कहाँ से लिया जाता है? बॉम्बे हाई से। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनते हैं तो आपको हम बता चुके, कंक्रीट की एक चौकी होती है यानी कि चौकोर टाइप की, एक वर्गाकार या आयताकार टाइप की एक बॉक्स हो थिक, जिसको हम पेडिस्टल कहते हैं। कांसे की प्लेट लगी होती है और उस पर खुरचे होते हैं, इनग्रेव होते हैं। दूसरा आता है परमानेंट बेंचमार्क, स्थायी तलचिन्ह। जीटीएस तलचिन्ह क्या है? कम संख्या में उपस्थित हैं। जीटीएस तलचिन्ह क्या? बहुत दूरी दूरी पर और कम संख्या में उपस्थित हैं। तो क्या किया पीडब्ल्यूडी ने? जीटीएस बेंचमार्क के मध्य में स्थित क्षेत्र में इनके संदर्भ में अपने तलचिन्ह स्थापित कर रखे। तो सीधी सीधी बात है, परमानेंट बेंचमार्क क्या होता है? जब जीटीएस तलचिन्ह बहुत दूरी दूरी पर हैं, कम संख्या में उपस्थित हैं, तो पीडब्ल्यूडी ने क्या किया? जीटीएस जो बेंचमार्क थे इनके मध्य में, जैसे मान लीजिए यहाँ जीटीएस ने कर रखा और ये दूर मान लीजिए 1000 किलोमीटर की दूरी है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर दे रखा है, तो पीडब्ल्यूडी ने क्या करा? पीडब्ल्यूडी ने इसके संदर्भ में, इससे रिस्पेक्ट लेते हुए अपने तलचिन्ह स्थापित कर दिए। उसी के रिस्पेक्ट में छोटी छोटी दूरियों पर इन्होंने अपने परमानेंट बेंचमार्क लिख दिए। तो इसे हम कहते हैं परमानेंट बेंचमार्क। जैसे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म होते, पुलों पर मिल जाएंगे, सड़कों के किलोमीटर इत्यादि पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसे हम कहते हैं परमानेंट बेंचमार्क। और परमानेंट बेंचमार्क कौन स्थापित करता है? पीडब्ल्यूडी। क्यों करता? जीटीएस जो बेंचमार्क हैं बहुत दूरी दूरी पर स्थित हैं, उनको पास पास लाने के लिए ये अपने कुछ परमानेंट बेंचमार्क स्थापित करता है। अब आता है टेम्पररी बेंचमार्क, अस्थायी तलचिन्ह। तो टेम्पररी बेंचमार्क, जब लेवलिंग कार्य एक दिन में पूर्ण नहीं होता, आप कोई लेवलिंग कार्य कर रहे हैं और एक दिन में पूर्ण नहीं होगा, तो आपको अस्थायी तलचिन्ह पर उसे स्थापित किए जाएंगे, यानी कि उसे रोकना होगा। तो आप कोई पॉइंट निर्धारित कर देंगे, अस्थायी तलचिन्ह किए जाते हैं, फिर कार्य उस पर ही रोक दिया जाएगा और अगले दिन उसी तलचिन्ह से आगे बढ़ाया जाता है। तो सीधी सीधी बात है, जब काम कर रहे होते लेवलिंग कार्य एक दिन में पूर्ण नहीं होता, तो जहाँ समाप्त करते हैं वहाँ पर हम उसे कहीं स्थापित कर देते हैं, फिर उस अगले दिन उसी तलचिन्ह के आगे बढ़ाया जाता है, वहीं से उसे आगे बढ़ाया जाता है। जब कार्य स्थायी तलचिन्ह लाकर समाप्त नहीं हो पाता, तब भी अस्थायी तलचिन्ह स्थापित किए जाते हैं। मान लीजिए जब कोई आप कार्य कर रहे हैं, स्थायी तलचिन्ह पर लाकर समाप्त नहीं हो रहा है, मान लीजिए वहाँ पर नहीं है कोई स्थायी तलचिन्ह, तो आप क्या करेंगे? अस्थायी तलचिन्ह स्थापित कर देंगे। तो आप टेम्पररी बेंचमार्क कब स्थापित करते हैं? जब कार्य एक दिन में पूर्ण नहीं हो रहा हो, आपको स्थायी रूप से कार्य को रोकना हो, फिर थोड़े टाइम के बाद चालू करना हो, तो आप क्या करेंगे? उसको बेंचमार्क स्थापित कर देंगे। ठीक, अस्थायी बेंचमार्क। जैसे मान लीजिए आपको रोकना है, अभी दोपहर में आपको रोकना है, तो आप क्या करेंगे? अस्थायी बेंचमार्क स्थापित कर दीजिए। मान लीजिए ए के रिस्पेक्ट में ये बी जो है वो पॉइंट हो सकता है 50 मीटर ऊपर हो या फिर 1 पॉइंट जो भी हो, तो जितनी ऊंचाई पर हो, तो वो सारी चीज़ें आप टेम्पररी बेंचमार्क में कर देते, रोक देते, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। अगला बेंचमार्क आता है एवरेटी बेंचमार्क, यानी कि स्वैच्छिक तलचिन्ह, जो स्वयं माना जाता है। तो ये स्मॉल एरिया पर किए जाते हैं और कम महत्व के कार्यों के लिए होते हैं। कोई भी स्वैच्छिक तलचिन्ह मान लिया जाता है, जैसे कि हम लोग कभी भी सर्वे कार्य करते हैं तो मान लेते हैं कि RL जो दे रखा है वो ये पॉइंट का कितना है 100 मीटर, उसी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये होता है आपका स्वैच्छिक वाला। तो 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस टेलीग्राम हमारा चैनल है, SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सिविल के 10 क्वेश्चन क्विज के रूप में प्रतिदिन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।